टोटल हमारे पास कितने नंबर हैं? 30 नंबर है। 15-15 नंबर का है क्या? बात चेक करके बताओ, लास्ट के 15-15 नंबर ना। ठीक है। प्रारूप लेखन यदि हम बात करेंगे तो आपको पेपर 6 में 2 प्रारूप लिखने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझिए कि इस आपके सिलेबस में लिखा क्या है। पत्र लेखन लिखा है या प्रारूप लेखन लिखा है? प्रारूप लेखन लिखा है। ठीक है। तो हम पत्र लेखन और प्रारूप लेखन में अंतर क्या है इसको आप समझिए। देखो, एक तो क्या होता है कि पत्र लेखन का मतलब है जिसका फॉर्मेट आप पूरी तरीके से अच्छे से बना सके। बिल्कुल आवाज मत करना राहुल, केवल चीजों को समझो, क्योंकि यहां से चीजें समझ गए। आज क्या हमारा केवल परिचय की क्लास है, तो परिचय में यदि आपका बेस क्लियर हो गया तो आगे फिर समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है। पत्र और प्रारूप में क्या अंतर है? पत्र का मतलब जिसमें फॉर्मेट हो, फॉर्मेट के साथ साथ जिसमें आपको कंटेंट लिखना भी आता हो, वो होता है पत्र। लेकिन अब बात आई हमारे सिलेबस की। हमारे सिलेबस में आपको दिया गया है प्रारूप। प्रारूप का मतलब है केवल आपको फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, अंदर का कंटेंट आप ठीक ठाक लिख दोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आयोग आपसे क्यों नहीं चाह रहा है कि आपको पूरा कंटेंट लिखना है? वो तो आपसे बोल सकता है कि भाई आप पूरा कंटेंट लिखो, आप प्रारूप लेखन मत करो, आप पत्र लेखन करो, क्योंकि उसमें जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, उसकी जो नियमावली है अभी हमको नहीं आती। और हमें यह भी नहीं पता है कि आप कौन से विभाग में जाओगे। डीसी बनोगे तो नियमावली अलग होगी, डीएसपी बनोगे तो नियमावली अलग होगी, तहसीलदार होगे तो नियमावली अलग होगी, एजुकेशन में जाओगे तो नियमावली अलग होगी। तो वो पहले से ही आपसे नहीं कहा कि आप सब पढ़ के आओ। वो आपको कहां सिखाया जाएगा? ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। जो आप बन चुके हो आपको उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और यही बताया जा रहा है कि आपका काम क्या है। ठीक है। इसलिए वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप पत्र लिखना नहीं जानते ना, आप केवल उसका फॉर्मेट सीख जाओ, वो इतना आपसे चाहते हैं। तो हम ज्यादातर परेशान होते हैं कि सर इसके अंदर कंटेंट क्या लिखें, तो उसका हमें नहीं, एक एक दो दो लाइनें मैं बता दूंगा, यहां से शुरू करना, बीच में अपने हिसाब से कंटेंट लिखना 4 से 5 लाइन में, इतना तो लिख ही सकते। उसके बाद में फिर अपना फॉर्मेट बस ध्यान रखना कि फॉर्मेट ऐसा हो कि आपको पता हो कि भाई कार्यालय का नाम, क्रमांक, अभी लिखना नहीं है, केवल समझना है। मैं सब लिखवाऊंगा एक एक, स्थान, दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय, विषय वस्तु, संलग्नक, भवदीय। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हिस्सा कहां पर आएगा, और वो इतना व्यवस्थित होना चाहिए कि यार सामने वाला देखे और मजा आ जाए। ठीक है। अब क्या होता है समस्या कि ये भाग रहा है किसी का ये यहां, ये भाग रहा है किसी का यहां, ये क्या पता कहां भाग रहा है। तो उसके लिए भी हम देखेंगे, पेज पे हम लिख कर देखेंगे। इसमें आप एक स्केल रखिएगा, स्केल से आप देखिए अच्छा यहां से ये जगह छोड़ना है, यहां से ये जगह छोड़ना है, बीच में हमें लिखना है कार्यालय का नाम, और प्रॉपरली फिर उसको क्रम से लिखना है, यार ये बिल्कुल क्रम से आए, तो वो प्रारूप लेखन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अलग अलग पत्रों का अलग अलग प्रारूप होता है। हमें कुछ पत्र दिए गए हैं, उनकी एक बार बात करते हैं। हाँ, संधि नहीं पढ़ाएंगे बेटा, संधि की क्लास ना 12:30 से होगी, 12:30 से होगी। पहली क्लास अभी हमारी पेपर 6 प्रारूप लेखन की है, उसके बाद में उसकी। ठीक है। तो हमें शासकीय पत्र मिल रहा है, अर्धशासकीय पत्र मिल रहा है, परिपत्र मिल रहा है, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन, टिप्पण, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, अब इन्होंने दिए हैं। अब बहुत सारे लोग इसको मानते हैं पत्र, पत्र लेखन है नहीं, एक्चुअली सब अलग अलग। जैसे देखो, शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, विज्ञापन, अनुस्मारक, के बाद पृष्ठांकन,
उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, अर्थात हम प्रतिवेदन भी कह सकते हैं, टिप्पण, ज्ञापन, 2 3 4। इसके बाद अगला प्रपत्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। अब ये इतने जितने हमने यहाँ लिखे ये सारे के सारे पत्र हैं, पत्र का फॉर्मेट। ये वाला पत्र नहीं है, ये पत्र का एक पार्ट है। मतलब हर एक पत्र में नीचे आपको जो देखने को मिलेगा वो पृष्ठांकन होगा। पृष्ठांकन का मतलब क्या है कि जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसके अलावा और किन किन लोगों को पत्र भेजा जा रहा है उनके बारे में जानकारी देना। कौन देता है? पृष्ठांकन। इसलिए मैंने इसको इससे अलग लिखा है। हम बहुत सारी कहते हैं पृष्ठांकन पत्र, पृष्ठांकन पत्र शब्द गलत है, पृष्ठांकन सही है। ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग और टिप्पण, यहां पर आपको लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग मतलब क्या होगा कि जो भी चीज हो चुकी है, या तो कोई घटना घट चुकी है, कोई समारोह हो चुका है, उसके बारे में ब्यौरा देना, वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट राइटिंग कहलाता है। क्यों ब्यौरा देना? क्या कमी रही है समारोह में या जांच में किसकी गलती रही है, वो क्या होता है, उस पर बात करना, वो प्रतिवेदन होगा। और आगे से वो गलती ना हो या उस गलती को कैसे सुधारा जाए या उस समस्या से कैसे निपटान हुआ जा सके, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? रिपोर्ट। इसका मतलब है कि आप जो गुजर चुका है, सीधी सी बात है, आपकी लाइफ में यदि आपने सोचा कि यार मैंने टाइम टेबल बनाया 30 दिन का, ठीक है, और दूसरे दिन ही गलती हो गई, तो तीसरे दिन यदि आप उस पर विचार नहीं करोगे तो वो गलती बार बार हो। ठीक है। जैसे आपने सिलेबस खत्म नहीं किया, रिकॉल नहीं किया और आप सो गए, दूसरे दिन आप ये सोचे कि यार मैंने उसको पूरा क्यों नहीं किया, अब मुझे पूरा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा? आगे के दिनों में वो गलती नहीं होगी। लेकिन आपने उसको यदि नजरअंदाज किया, इसका मतलब वो गलती बार बार होगी। यदि किसी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है, यदि उस पर केस या जांच कमेटी नहीं बैठेगी तो क्या होगा? वो बार बार होगा। इसलिए जो हो रहा है उसको बताने के लिए, सुलझाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग की पड़ती है। टिप्पण क्या है? अब टिप्पण नाम हमारे मध्य प्रदेश के शासकीय विभागों में प्रचलित नहीं है, लेकिन एक शब्द प्रचलित है जिसे कहा जाता है नोटिंग। चाहे आप किसी पटवारी से बात कीजिए, चाहे किसी व्यक्ति से बात कीजिए, वो नोटिंग शब्द को बहुत अच्छे से जानते हैं। नोटिंग का मतलब होता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास में कोई या उच्च अधिकारी के पास में कोई पत्र आया है, उस पत्र के बारे में उसको थोड़ा शॉर्ट में समरी लिखकर ऊपर वाले अधिकारी को पहुंचाना, वो टिप्पण लेखन कहलाता है। शब्द से ही पता चल रहा है। नोटिंग मतलब उसमें नोट लिख देना। ऐसे मान के चलिएगा कि हिंदी को कॉपी चेक करने वाले 2 व्यक्ति, ठीक है, विजय नाम है, एक विजय और एक मैं, ठीक है। किसी बच्चे ने कॉपी दी विजय को, तो विजय क्या करेगा? अपने हिसाब से सारी चीजों को चेक कर देगा जो जो उसको पता है, ठीक है, और मुझे कॉपी भेज देगा कि सर इसमें 2-3 क्वेश्चन मुझे दिक्कत लग रही है, आप उनको देख लीजिए और आप अपने हिसाब से नंबर देकर आगे बढ़ा दीजिए। तो मेरा काम किसने कम कर दिया? विजय ने। तो टिप्पण में भी क्या हो रहा है कि जो उच्च अधिकारी के पास में बहुत वर्कलोड ना आए, उसके नीचे वाले जो व्यक्ति हैं उनके काम को कम कर देते हैं और केवल अपने हिसाब से या तो अनुशंसा कर सकते हैं या निवेदन कर सकते हैं या उसे स्वीकृत कर सकते हैं या उसे अस्वीकृत कर सकते हैं और ऊपर वाले अधिकारी को भेज देंगे। तो एक बार ऊपर आला अधिकारी उसको देखेगा और सिग्नेचर करके आगे बढ़ा। एक एग्जाम्पल के तौर में बताता हूं, जैसे ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप फॉर्म लोगे, जो जो जरूरी दस्तावेज होंगे वो आप लगाओगे, ठीक है, कि भाई इतने एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए, बिजली का बिल भरा हो या फिर पानी का बिल भरा हो, टैक्स भरा हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो पटवारी के पास गया तो पटवारी ने क्या चेक करेगा? यार इसके पास इतनी से ज्यादा जमीन तो नहीं है ना इसके नाम पे, चेक करेगा, उसको सब सही लगेगा, लिखेगा स्वीकृत है, आगे भेज दो। अब ये पहुंचेगी मान के चलो तहसीलदार के पास, तो तहसीलदार ने देखा कि पटवारी ने उसमें सिग्नेचर कर दिए हैं कि भाई इससे ऊपर की जमीन उनके पास नहीं है, तो क्या फिर वो वापस से खो लेके देखेगा?
नहीं, क्योंकि उसका काम किसने कम कर दिया, पटवारी ने, और उसमें वो सिग्नेचर करेगा और आगे बढ़ा। तो टिप्पण लेखन की आवश्यकता ये हमारे कार्यालयों में पड़ी, क्योंकि यदि इतना काम यदि उच्च अधिकारी को आ जाएगा तो फिर वो और काम कैसे करेगा। तो इनके लिए हायरार्की जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ, टिप्पण लिखा जाता है। इसके बाद प्रपत्र। प्रपत्र बहुत आसान सी चीज है। फॉर्म, मैं इसे यदि इसे इंग्लिश में कह दूं तो फॉर्म। आप बैंक में खाता खुलवाने जाते हो, सबसे पहले आपको क्या दे देते हैं, एक कागज दे देते हैं, फॉर्म दे देते हैं, वो ये क्या है, यही प्रपत्र। आप अनुसूचित जाति जनजाति या किसी का भी प्रमाण पत्र बनाना चाहते, सबसे पहले वो आपको क्या दे देते हैं, फॉर्म, वही प्रपत्र। ठीक है, आप किसी संस्था में जाते हैं, ठीक है, आप क्लास लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपको क्या दे देंगे, फॉर्म, फोटो चिपकाओ, नाम लिख दो, जब आप अधिकारी बन जाओ हम आपकी फोटो लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्म दे दिए। तो फॉर्म का मतलब है आपकी कुछ बेसिक सी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस प्रारूप का प्रयोग किया जाता है वो प्रपत्र है। बेसिक सी जानकारी, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, माता जी का नाम क्या है, जेंडर क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, और ये सारी चीजें, कैटेगरी क्या है, सारी चीजें आपसे जो पूछ ली जा रही हैं वो प्रपत्र में। लेकिन अलग अलग प्रपत्र होते हैं। जैसे मान के चलिए आप खाता खुलवा रहे हैं तो वो प्रपत्र अलग होगा। क्या होगा, उसमें आपके पैसों से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। यदि आप निपट गए तो भाई नॉमिनी कौन होगा उसके बारे में। लेकिन किसी कोचिंग में नॉमिनी पूछेंगे आपसे, यदि आप चले गए निपट गए तो आपकी सैलरी हम किसको, आपकी जो फीस किसको वापस करेंगे, ऐसा होता है, नहीं होता। तो सभी संस्था की अलग अलग प्रपत्र होते हैं उनके जरूरत के हिसाब से कि उनको क्या जानकारी चाहिए। ठीक है, आपसे शायद ये पूछ सकते हैं कि आपने कितनी बार प्री दिया है या कितनी बार मेंस दिया है, ये यहां पर पूछा जा सकता है। चलिए, हाँ, जो आप मेंस का भी आप भरते हो ना, जो ड्राफ्ट आप करते हो वो क्या है, वो प्रपत्र ही है, जिसमें सारी जानकारी आप भर रहे हो वो प्रपत्र है। तो कुल समझ में आया, ये भी अलग अलग काम करते हैं। बट आगे बढ़ते हैं, पत्र और प्रारूप लेखन में अंतर समझ में आया, कोई दिक्कत। पत्र मतलब फॉर्मेट प्लस कंटेंट, और प्रारूप मतलब केवल फॉर्मेट। कंटेंट का महत्व है, लेकिन वो कंटेंट आपको प्रश्न में ही दे दिया जाएगा, प्रश्न में मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। मैं आपको सब सिखा दूंगा कि विषय कैसे निकालना है, ये कैसे निकालना है, सब पता चले, बस निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलो 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 चलो। अब हम बात कर रहे थे प्रारूप लेखन की, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है आपका अनौपचारिक, ठीक, ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं अभी परिचय में, ये बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, ठीक है, बट एक आध पेज में आप उनको फटाफट लिख लो। पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बस परिचय एक बार हो जाए, बेसिक चीजें समझ में आ जाए, इसके लिए हम देख रहे हैं। दूसरा है औपचारिक। अब नहीं आएगा, पहले आता था क्योंकि पेपर 5 में था। अब पहले पूछ लिया जाता कि भैया पत्र किसे कहते हैं, 3 नंबर में आ जाता। अब वो बचा ही नहीं, उसको निकाल के कहाँ कर दिया है, पेपर। हाँ, लेकिन मैं पत्र की विशेषताएं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र के मध्य अंतर क्या है, एक एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो उसने क्या किया, 15 नंबर के अंदर ही 2 प्रारूप पूछ लिए। ये ऐसे प्रश्न आए हैं, ठीक है, मैं उनकी भी चर्चा आगे कर दूंगा। तो एक है अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, एक है औपचारिक अर्थात फॉर्मल। अनौपचारिक का मतलब क्या है, जहां पर जो संबंध है वो किसी पद से जुड़ा हुआ नहीं है, वो भाव से जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाएगा, अनौपचारिक कहलाएगा। लेकिन औपचारिक जहां पर भाव प्रधान नहीं है, जहां पर पद प्रधान है, वहां पर होगा औपचारिक। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि कोई बेटा अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो वो क्या होगा, अनौपचारिक होगा या इनफॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन कोई एसआई टीआई को पत्र लिख रहा है तो औपचारिक या अनौपचारिक, औपचारिक होगा। अच्छा, अब मान लो कि जो एसआई टीआई बोले ये बाप बेटे हैं, अब तो भी औपचारिक ही होगा। क्यों होगा,
क्योंकि मान के चलो ऐसा ही बेटा है, टीआई उसके पिताजी हैं, अब वो ऐसा ही पत्र लिख रहा है 10 दिन की छुट्टी के लिए, तो पत्र लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका संबंध जो है वो भाव वाला नहीं है, अब वो संबंध आपका पद वाला है, औपचारिक है, ठीक है। लेकिन केवल अनौपचारिक है, तो क्या आपको औपचारिक भाव या औपचारिक पत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। पहले होता था ना कि हम अपने पिताजी से मनी ऑर्डर मंगाने के लिए पत्र लिखते थे, ऐसा आपने पढ़ा होगा। क्या अब जरूरी है कि आपके पिताजी कहेंगे पहले बेटा पत्र लिखो, उसके बाद में वो नोटिंग आएगी, फिर अप्रूव्ड होगा, फिर आपको 10,000 रुपए भेजे जाएंगे? नहीं, आपने बोला पापा मुझे जरूरत है 10,000 रुपए की, ठीक है। अब वो देंगे नहीं देंगे वो बात अलग है, देंगे तो तुरंत वो आपको फोन पे करेंगे, बात खत्म। उसमें अनौपचारिक पत्र की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। तो अनौपचारिक पत्र की जरूरत क्यों पड़ रही थी? क्योंकि हमारे पास में माध्यम नहीं थे। आज हमारे पास माध्यम है, मम्मी से बात करनी है, टुन टुन टुन, हाँ मम्मी कैसी हो। पापा से बात करनी है, पापा से बात कर लो। पहले हमारे पास माध्यम कौन थे? एसटीडी बूथ थे भाई, जिनमें लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, ठीक है। तो हम क्या करते, चलो एक काम करो, अभी पढ़ाई करना, मेरी पढ़ाई खराब होगी, पत्र लिख दो, उनका आंसर वहां से आ जाएगा, ठीक है। प्रेमी प्रेमिका को पत्र लिख रही थी, कैसे हो बाबू, अच्छे हो। तो अब क्यों? क्योंकि हमारे पास माध्यम नहीं थे। कबूतर को उड़ा रहे हैं, इसने कबूतर बीच में पकड़ा, खा गए, बात ही नहीं पहुंची वहां कबूतर खा गए, ठीक है, बात ही नहीं पहुंची। लेकिन अब भाई आप फोन लगाओ बढ़िया, आप बात करो, हाँ, अब वो क्या, धीरे बात करो, तेज बात करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर जो आवश्यकता थी ना भाई, वो ये इनका चलन ही क्यों था? क्योंकि माध्यम नहीं थे। आज बहुत माध्यम है, ठीक है। मेल करिए, बात करिए, आप व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक चलाइए, आपके पास बहुत माध्यम है। लेकिन इतने माध्यम होने के बावजूद भी औपचारिक पत्र अभी भी पत्र रूप में पहुंचाए जा रहे हैं। कारण क्या है? कि केवल ये पत्र नहीं है, ये प्रमाण भी है। आपने 10 दिन की छुट्टी ले ली और 10 दिन की छुट्टी के लिए आपने पत्र लिखा है, और उसके बीच में थाने में आग लगा दी गई और उस पर जांच बैठी, फिर यदि आप बिना पत्र के, आवेदन पत्र के गायब थे, तो आप पर जांच बैठ जाएगी। लेकिन आपका पत्र वहां पर चला गया विभाग में, तो फिर ठीक है, आप बच गए। क्योंकि अब ये केवल पत्र नहीं है, अब ये प्रमाण बन चुके हैं, कि साक्ष्य बन चुके हैं, भाई ये इसमें नहीं था, इसके सिग्नेचर देखा जाएगा। तभी आपने देखा होगा ना, बहुत सारी मूवीज में बहुत सारे पत्र रखे हुए हैं, उसमें धुआं, वो धूल झाड़ झाड़ के और फिर खोल रहे हैं, वो क्या थे? वो प्रमाण है। आ रहा है समझ में? इसमें नहीं है यार पिताजी ढूंढ रहा है, उसने 10,000 मांगे थे यार, पत्र भेजा कि नहीं भेजा। क्लियर है? अनौपचारिक और औपचारिक। तो अनौपचारिक इसलिए आप देखोगे आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इनकी आवश्यकता खत्म हो चुकी है, अब नहीं है। अब कोई माता, आपने कभी पत्र लिखा है? नहीं लिखा होगा। एक आध बार बचपन में चाहे तो आपने लिखा होगा, बट वो भी मुझे नहीं ध्यान है कि लिखा होगा। मैंने बहुत शुरू में जो है वो एक आध पत्र लिखा था पिताजी को, ठीक है। वो अब मुझे उसके बाद ध्यान नहीं आ रहा। फिर उन्होंने को नोकिया 1600 दिलवा दिया था, फिर कभी मैंने नहीं लिखा, फिर उसी से टुन टुन करके हम बात कर लेते, ठीक है। तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अब सीधा हमारा हुआ। औपचारिक में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है आवेदन और दूसरा है कार्यालयीन। कैसा वाला? हाँ, पत्र में नहीं आता, वो केवल फिर आप नोट कह सकते हो। हाँ, आप उसे केवल टिप्पणी कह सकते हो या नोट कह सकते हो। टिप्पण और टिप्पणी में यही फर्क है। नहीं, एक दो पेज नहीं, यदि फॉर्मेटिंग सही है, ठीक है। जैसे हमने वो ऊपर लिख दिया प्रिय, ठीक है, प्रिय के बाद में हमने फिर पूरी बात लिखी, फिर लास्ट में लिखाएगा तुम्हारा प्रिय, और फिर नाम लिख दिया, और फिर तो ये एक फॉर्मेटिंग हुई, फॉर्मेटिंग पत्र अनौपचारिक पत्र में है, ठीक है। हम जैसे पिताजी को लिख देते थे, फिर पूरा फॉर्मेटिंग बनाते थे, उसे हमने पत्र कहा है।
बिना फॉर्मेटिंग के वो पत्र नहीं है। पत्र के लिए फॉर्मेटिंग या मसौदा कंटेंट होना जरूरी हो जाता है। अब कंटेंट भी 3 भागों में होता है कि पहले आप थोड़ा सा परिचय दीजिए, उसके बाद में आप उसकी जानकारी दीजिए और फिर आप अपनी बात रखिए। ये बिल्कुल इंसान से बात करने जैसा होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से, हमें काम है ना, हमने फ़ोन किया, हाँ भाई कैसा है, बढ़िया है, हाँ यार मैं भी बढ़िया हूँ, यार बहुत दिनों से यार जो है बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा चलो बात कर ले। अच्छा, अरे यार एक छोटी सी दिक्कत थी यार, वो यार ये काम था, घर बनाया हुआ, थोड़ा पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, तो पहले क्या किया, आपने सामान्य परिचय दिया, दूसरे में आपने जानकारी दी, और तीसरे में अब आएंगे आप काम क्यों, आपने फोन क्यों किया, भैया 10,000 दे दे यार, मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा। तो जो आप उनसे बात कर रहे हो ना, वही सेम टू सेम पत्र में भी है और औपचारिक पत्र में भी है। औपचारिक पत्र में भी क्या करोगे, यदि आपको किसी से निवेदन करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप परिचय दोगे, सामान्य परिचय दोगे। ठीक है, उसके बाद में आप जिसके लिए काम करवाना चाहते हो उसका सामान्य परिचय दोगे या जानकारी दोगे, बाद में आप अपनी इच्छा जता दोगे। तो अंततः मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ऐसा हो तो आप ये कराने का कृपया कष्ट करें, खत्म। ये हम लास्ट में ही लिखते थे। ठीक है, जैसे हमने आवेदन पत्र लिखा, हमारी तबीयत खराब हो रही तो हम क्या लिखते थे, महोदय मैं आपके स्कूल के इस कक्षा का छात्र हूं, मुझे 2 दिन से या विगत 2 दिन से बहुत ज्यादा दस्त लग रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देने के लिए कृपा करें। तो क्या हुआ, 3 चीजें हुई, परिचय, जानकारी, इच्छा। शुरू में ही आप इच्छा नहीं जता दोगे, सर 2 दिन की छुट्टी दे दो, नहीं, माहौल बनाना पड़ता है। ठीक है, ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, ये जबरदस्त चीज है, ये आपको हर जगह काम में आएगी। ठीक है, आप अपने किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले थोड़ी कहेंगे कि लाओ प्लीज पेन दे दो या ये दे दो, आप पहले थोड़ी सी आप पहचान बढ़ाते हैं। आप डायरेक्ट किसी को फूल देके कह दोगे आई लव यू तो बात खत्म हो जाएगी, पहले पहचान बढ़ाओ, उसके बाद में फिर आप अपनी इच्छा, या फिर आप भैया उससे कोई चीज चाहते हैं, या फिर आप पेन लेना चाहते हैं, जो भी सारी चीजें आप वहां पर चीजों को व्यक्त करो। ठीक है, तो यही पूरा पत्र में चलता है, चाहे वो आवेदन हो, चाहे वो कार्यालयीन हो, चाहे वो अनौपचारिक। ठीक है सबीर, सबीर बहुत खुश हो रहा है, कुछ याद आ गया। कैसा, एक वो कहता है ना कि मैंने खून से पत्र लिखा है, वाह कितना प्यार करते हो, मैंने कहा मेरे खून से नहीं, बकरे के खून से लिखा है। चलिए, आवेदन और कार्यालय। आवेदन का मतलब है केवल जो, अब देखो कार्यालयीन और आवेदन में क्या फर्क है, दोनों ही औपचारिक है, लेकिन जब सामान्य जनता कोई काम कराने के लिए किसी विभाग को पत्र लिखता है, संस्था को पत्र लिखता है, तो उसे हम आवेदन कहते हैं। अभी एक बच्चे को जो है वो बीमार हो रहा था, उसने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, तो उसे हम कार्यालयीन कहेंगे या आवेदन कहेंगे, समझ गए। कार्यालयीन का मतलब क्या होता है, विभागों के अंदर ही पत्रों का आदान प्रदान, उसे हम कहेंगे कार्यालयीन। मतलब गृह विभाग का सचिव वन विभाग के सचिव को पत्र लिखता है, तो वो आवेदन होगा या कार्यालयीन होगा। यदि आपके कॉलोनी में एक जो पानी की जो क्या कहते हैं उसको, नाली वो फूट गई है, आपने जो है वो जल विभाग को या नगर निगम को पत्र लिखा, वो कार्यालयीन है या आवेदन है, क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ, आवेदन रिजेक्ट तो कार्यालयीन पत्र भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन इनके चांसेस बहुत कम, इनके चांसेस थोड़े से, क्योंकि हम हैं मैंगो प्यूपल, आम आदमी। हाँ, आम आदमी सबसे पहले कटता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब इसमें से आप मुझे और बताइए, हमारे जितने भी टॉपिक हैं वो आवेदन पत्र के हैं राहुल, या कार्यालयीन पत्र के हैं, मतलब हमें आवेदन पत्र भी नहीं, हमें बस क्या पढ़ना है। लेकिन यदि हम हरियाणा पीसीएस की बात करते हैं तो उसमें आवेदन पत्र का भी फॉर्मेट मिलता है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में बात करें तो एक आध बार वो अनौपचारिक भी पूछ लेते हैं, बट एमपीपीएससी में बहुत क्लियर है हमको कौन से चाहिए, कार्यालय पर, इसके अलावा कुछ। ठीक है, तो इतना जो आपके दिमाग में बोझ था वो इतना हो गया कि बस अब ये गिनो चिनो देखना है, अब और कम करता हूं। ठीक है, ये क्लियर है, औपचारिक अनौपचारिक। हाँ, अब हमें कौन कौन से पत्र दिए गए एक बार देख लीजिए। इसमें बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जिनका फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक जो बिल्कुल चेंज हो जाता है वो है कौन सा, अर्थशास्त्र। कारण क्या है, कारण एक ही है, ये जो है इसे एक्चुअली अर्थशास्त्री को अर्ध औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा तो औपचारिक है और थोड़ा थोड़ा अनौपचारिक। ठीक है, थोड़ा सा औपचारिक थोड़ा सा, इसलिए इसका जो है वो फॉर्मेट थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। अर्धशासकीय का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलेगा कि जिस पत्र को भेजने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है लेकिन हमारा मन कर रहा है कि नहीं यार हमें भेजना चाहिए, तो जब हमारा मन कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्तिगत ही हो गया, व्यक्तिगत हो गया ना। मेरा मन किया कि चलो यार आज बच्चों को जो है चाय पिलवाई जाए, तो ये किस कौन सा निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय। ये व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत में क्या होगा कि मैं थोड़ा सा संस्था से अलग होकर काम करूं। ठीक है, अब देखता हूं, मैं एग्जांपल बता दूं। जैसे ये मेरा विभाग है और विभाग में एक व्यक्ति ने, मान के चलो विजय ने या शबीर ने पीएचडी की उपाधि धारण कर लिए, डीलिट पा लिए, भाई अच्छी बात है। ठीक है, ये मेरे विभाग के लिए, कार्यालय के लिए भाई गर्व का विषय है। तो मैं क्या करूंगा, इनको एक पत्र लिखूंगा और बड़ा खुश होकर पत्र लिखूंगा। अब ये औपचारिकता थी ही नहीं, ये थी अनौपचारिकता, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे विभाग बढ़ सके, लेकिन ऐसा कोई काम किया जिससे विभाग को गर्व हो। इसलिए मैंने जो पत्र लिखा वो मैं किस फॉर्मेट में लिखूंगा, इस अर्धशासकीय में मैं शबीर के नाम का प्रयोग करूंगा और मैं उसको प्रिय जैसे शब्दों का प्रयोग करके भी बात करूंगा, क्योंकि अब मैं औपचारिक नहीं हूं, ये पत्र लिख के मैं थोड़ा सा अनौपचारिक हो गया। ठीक है, लेकिन शासकीय, परिपत्र, अधिसूचना, इनमें प्रिय मत लिख देना, इनमें प्रिय नहीं लिखोगे, वरना पुरुष को लिख रहा है तो प्रिय, महिला को ये प्रिय, इतने में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहे तुम, कह रहे तुम कहाँ, वो कह रही मैं यहाँ, तो ऐसा मत करना। ठीक है, चलो, तो ये विज्ञापन अनुस्मारक ज्ञापन थोड़े से अलग होते हैं। क्या कह रहे हो, इसलिए तो मैंने कहा अर्धशासकीय, शासकीय भी है और शासकीय नहीं भी है। हम हाइब्रिड कह देते हैं ना, हाइब्रिड मतलब ये क्लास कैसी है, हाइब्रिड, जो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, जो औपचारिक भी है जो अनौपचारिक भी है, तो सेम के। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं ना, हाइब्रिड को हम कह सकते हैं अर्ध ऑफलाइन क्लास। अर्ध का मतलब ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन, दोनों के बीच। ठीक है, हाँ विभाग का सब लिखा है सब ना, हाँ इसलिए तो औपचारिक है। ठीक है, और जब आप थोड़ा सा प्रेम वश बात कर रहे हो या फिर आप अपने बीच में अनौपचारिकता ला रहे हो तो वो अनौपचारिकता है। ठीक है, चल सर बुक भी लाए हैं हमारे, आपकी नोट्स भी देखो। नोट्स अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है कि जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो उसके पहले समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये है क्या, समझ लें। ठीक है, जैसे हम शादी करने जाते हैं ना, ये पहली बैठक होती है, ये पहली बैठक है जिसमें आपके लड्डू समोसे ये सब लाए जाते हैं। ठीक है, नाश्ता पानी होता है, ये नाश्ता पानी वाली क्लास। ठीक है, आप इसमें यदि चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बाकी हाँ कुछ विशेषताएं, अब बुक है तो उसमें तो है ही सारी चीजें, बट लिखने का प्रयास करो, एक आध कॉपी बना लो। ठीक है, क्योंकि अंततः मेंस में आपको क्या करना है, लिखना ही है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब बकरे का खून था इसलिए खुद का खून होना तो बात अलग, अरे प्रभु। अब आ जाते हैं सीधे हमारे इसकी कुछ विशेषताओं पे, प्रारूप की विशेषताएं क्या होंगी।
पहला, पहली विशेषता है संक्षिप्त। संक्षिप्त। अब जब ये पेपर 5 में था तब ये आ सकता था प्रश्न, बट अब मुश्किल है किया है। बट पत्र को समझने के लिए थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। पहली बात, संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है पत्र के या पत्र के माध्यम से कम शब्दों में अपनी बातों को बयां किया जा सकता है, वही उसका संक्षिप्तता है। मतलब आपको अपनी बातों को बयां करना है ज्यादा शब्दों में या कम शब्दों में। ठीक है। यदि आपको किसी से पैसे लेने के लिए 3 घंटे बात करना पड़े, इसका मतलब है कि आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपको निकलवाना है 10 मिनट में। ठीक है, 3 घंटे की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अब सीधी सी बात, आप अट्रैक्टिव, यदि आप किसी से फटाफट काम करवा पा रहे हो, इसका मतलब कम शब्दों में काम करवा पा रहे हो, इसका मतलब आप आकर्षित व्यक्तित्व वाले हो। या नहीं निकलवा पा रहे हो, इसका मतलब है तो कोई नहीं, बाद में कहेगा ठीक है भाई देखता हूं, अभी मेरे पास सैलरी नहीं आई और फोन कट कर दी, काम नहीं हुआ। इसलिए यहां पत्र को आपको विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन संक्षिप्त लिखने की जरूरत है। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न हो आएगा कि सर कुछ पत्र तो 4-4 पेज के होते, क्या हम उन्हें संक्षिप्त कहेंगे? हाँ कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उन 4 पेजों में पूरी बात को डालना जरूरी था, क्योंकि इसकी दूसरी विशेषता होती है पूर्णता। संक्षिप्तता का मतलब यह नहीं है कि आप बातों को ही छोड़ दो, बातें तो पूरी बतानी है लेकिन व्यर्थ की बातें नहीं बतानी। तो पूर्णता होनी जरूरी है, संक्षिप्त होकर भी पूर्ण हो। जैसे पल्लवन, पल्लवन जब हम लिखते हैं, संक्षेपण हम लिखते हैं, तो संक्षेपण का मतलब है छोटा करके लिखना। लेकिन छोटा करके लिखना इसका मतलब यह नहीं कि हम बातों को हटा दें, लेकिन कम बातों को कम शब्दों में हम पूरा बयां कर पाए। ये विशेषता होती है संक्षेपण की भी, और यही विशेषता होती है प्रारूप। ठीक है। पल्लवन का मतलब है कि विस्तार हम इतना भी ना दें कि फालतू की बातें करें, एक ही बात को 10-10 बार बोलें, तो क्या वो सही पल्लवन होगा? नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपका संक्षिप्तता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, अलंकारहीनता। अलंकारहीनता, अलंकारहीनता का मतलब क्या है कि आपके अपने पत्रों में सीधी बात करनी है, संक्षिप्त बात करनी है, और यदि किसी व्यक्ति को सम्मान देना है तो सामान्य सम्मान दीजिए। आपको अलंकारों के प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आपको अतिशयोक्ति करने की जरूरत नहीं है कि हे सचिव आप तो पर्वत के समान विराट हैं, आप जब आंखें खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके आंखों से अग्नि ज्वाला बह रही है, आपके हाथों के करतब ऐसे लगते हैं जैसे हवा को धरातल से छूकर ऊपर की तरफ ले जा। वो कहेगा भाई कहना क्या चाहता है, सीधी बात पे आ। अब ये जो मैंने बात करी ये कैसी लगी? क्या सर अब तो आप अतिशयोक्ति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है अतिशयोक्ति की बात नहीं करनी कि हे मैडम आपका चेहरा कमल के समान है, आपकी आंखों से जल ऐसे बहता है जैसे मान लीजिए किसी पर्वत से गंगा बह रही है। क्या हो गया? अलंकार की बात होगी। तो हमें अलंकारहीनता रखनी है, हमें तो सीधी सीधी बात करनी है महोदय, और इसके बाद सारी बात कीजिए। एक और अच्छी बात बताऊं, हमारे मध्य प्रदेश के पत्रों में महोदय शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जाता। जितने भी पत्र देख लीजिए, मैं आपको ओरिजिनल पत्र दिखाऊंगा कल की क्लास से, ठीक है, आपको सारे पत्र दिखाऊंगा, आप देखोगे यार इनमें तो महोदय ही नहीं है सर। और हमें तो लेकिन आपने पत्र में लिखवाया महोदय लिखिए। अब सीधी सी बात है कि जब हम पत्र लिखते हैं या ऐसे पत्र लिखते हैं जो अपने से निम्न अधिकारी को भेजते हैं, तो सम्मान देने की वो चीजें समझते नहीं है, तो 2 शब्दों का अभाव पाया जाता है। महोदय शब्द नहीं लिखा जाता, भवदीय शब्द नहीं लिखा जाता। ये दोनों चीजें आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में नदारद होंगी, गायब होंगी। लेकिन हमें लिखना है क्या सर? तो हाँ, हम पत्रों में लिख देंगे भाई अभी हम अधिकारी नहीं बने, ठीक है, लेकिन अधिकारी बनने का सोच रहे हैं तो भाई सम्मान देंगे, महोदय भी लिख देंगे और भवदीय भी लिख देंगे। बट ओरिजिनल फॉर्मेट में ये नहीं होता। एनसीईआरटी में जरूर दिया गया है लेकिन ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं, मतलब मेरा 90% ये कहना होता है कि आप लिख दीजिए, फिर भी आप भूल गए हो या आपके दिमाग में नहीं रहा है तो कुछ गलत किया नहीं है, ठीक है।
ठीक है, तो ये अलंकारहीनता। इसके बाद चौथा, संक्षिप्तता, पूर्णता, अलंकारहीनता, स्पष्टता। आपके शब्द बड़े स्पष्ट होने चाहिए। और पांचवा, जो एक्चुअल में हमारे विभागीय पत्रों में देखने को नहीं मिलता है, बट हमें थोड़ा सा सरल ही रखना है, तो हम क्या लिख देंगे, सरलता। सर पेपर 6 के क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, बताते हैं। ठीक, तो संक्षिप्तता, पूर्णता, अलंकारहीनता, स्पष्टता का मतलब शब्द आपके बहुत स्पष्ट होने चाहिए। शब्द का प्रयोग जहां पर किया जाना चाहिए वैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। सरलता का मतलब है कि जो बातें सीधे सीधे समझ में आ जाएं, बहुत ज्यादा व्यंग का प्रयोग ना करें, बहुत ज्यादा जटिल शब्दों का प्रयोग ना करें। जिन शब्दों का सामान्य रूप में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग आप कर दें। हाँ, इसलिए तो विशेषताएं अब आजकल पूछ नहीं रहे, कारण तो ये सब कि पूछ ही नहीं रहे कि कंटेंट की यदि हम बात कर रहे हैं तो कंटेंट को ही अंततः हमें सीखना है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने कहा सरलता और स्पष्टता, कि हम इतना तो लिखें कि जितने में हमारा काम हो जाए, केवल बॉक्स बनाकर ना आ जाए। कि हमें 5-6 लाइनें तो लिखनी ही पड़ेगी, बट हम सोच रहे हैं कि सर हमको 2 पेज लिखने पड़ेंगे कंटेंट पे, नहीं। क्या हमें उतना विचार करना पड़ेगा? नहीं। वो केवल एक जगह लिखना होगा और वो है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन भर भर के लिखना पड़ता है। बाकी सभी में आपको कंटेंट कम रखना है, फॉर्मेट अच्छा रखना है। क्लियर है? ये हो गई आपकी प्रारूप की विशेषताएं। चलो 12:30 भी हो गया है, एक बार एक एक चीज और थोड़ा सा फटाफट हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम कल इसके आगे बात करें। मान के चलिए ये आपका पेज है, इस पेज को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, यदि आप इस तरफ पेज की तरफ देखते हो तो ये आपका कौन सा हिस्सा है? दायां हिस्सा। और ये कौन सा हिस्सा है? बायां हिस्सा। और ये कौन सा हिस्सा है? मिडिल। तो ये हम किसी भी पेपर को या पत्र लिखते समय हम इसे 3 भागों में बांटेंगे। पहला जो हिस्सा होगा वो होगा आपका बायां, फिर होगा मध्य, और फिर होगा दायां। इन तीनों के हिसाब से ही कंटेंट या फिर उसका फॉर्मेट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे मध्य भाग में सबसे ऊपर हम कार्यालय का नाम लिखते हैं, मध्य भाग में बीच में। जैसे कार्यालय के नाम में क्या क्या लिखाएगा? तो सबसे ऊपर लिखाएगा मध्य प्रदेश शासन। या केवल हम भारत की बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार या भारत शासन। या फिर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा शासन। तो सबसे ऊपर यहां पर लिखाया जाएगा शासन। उसके बाद में विभाग का नाम, और विभाग के नाम के बाद में स्थान लिखाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहां आएगा? मिडिल वाले हिस्से। इसके बाद आ जाएंगे हम बाएं तरफ। बाएं तरफ आपको यहां पर मिलता है क्रमांक। ये क्रमांक क्या है भैया? ये क्रमांक है पत्र का नंबर कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा है। सीरियल नंबर में भी बहुत सारी चीजें लिखाई जाती हैं। पत्र का नंबर होगा, उसके बाद में फाइल का नंबर होगा, फिर हो सकता है कि कार्य का संक्षिप्त रूप भी देखने को मिल जाए। जैसे समीक्षा बैठक है, तो समीक्षा बैठक को छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सा बई। ठीक है, उसके बाद उसका सन भी लिखाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको किस में मिल रही हैं? क्रमांक में। तो ये चीजें हम देखें। इसके बाद बाजू में इस तरफ आपको 2 चीजें देखने को मिलती हैं जो सामान्य किताबें आप पढ़ोगे तो नहीं मिलेगी, बट पत्र को देखोगे, जो मैं ओरिजिनल कल दिखाऊंगा, उसमें 2 चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा स्थान और दूसरा दिनांक। स्थान कौन सा? जो ऊपर लिखाया गया। जैसे ऊपर लिखाया गया भोपाल, तो नीचे भी भोपाल, कोमा दिनांक, फिर जो भी दिनांक। ठीक है, कैसा? 2 बार लिखेगा, और 2 बार क्या? 3 बार होगा। 1 2, भवदीय के समय 3। बिल्कुल अलाइन, आप देखो ना, बिल्कुल बीच में, बाजू में, और ये इसके बिल्कुल बाजू।
अलाइनमेंट में इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड। उसके बाद आ जाएगा प्रति। प्रति मतलब प्रति किस साइड है, अब मुझे बताओ आप, लेफ्ट या राइट या मिडिल? बिल्कुल लेफ्ट। ये आपके मिडिल में नहीं। प्रति का मतलब किसको पत्र लिखा जा रहा है। यदि एक को पत्र लिखा जा रहा है तो एक पदनाम लिखकर छोड़ दीजिए। यदि बहुत सारे को लिखा जा रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, समस्त जिलाधिकारी मध्य प्रदेश शासन। तो अब ये क्या हो रहा है, समस्त जिलाधिकारी मतलब मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को वह पत्र जाएगा। और जब एक साथ सभी व्यक्तियों को जानकारी जाती है तो उस पत्र को कहा जाता है परिपत्र। और परिपत्र आपके सिलेबस में, लेकिन वही जानकारी केवल एक व्यक्ति को जा रही है तो उस पत्र को कहा जाएगा शासकीय पत्र। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, एक छोटा सा अंतर है कि एक जगह तो एक व्यक्ति को जा रहा है और दूसरी जगह बहुत सारे व्यक्ति को जा रहा है। क्या फॉर्मेट में चेंज होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा क्या, एक लाइन चेंज होगी, बाकी पूरा का पूरा एक जैसा। क्या चेंज होगा, यहां पर आप लिख रहे हो प्रति सचिव विभाग स्थान। परिपत्र में क्या लिखोगे, सचिव प्रति विभाग के सभी पदाधिकारी। अब आपने क्या, विभाग के सभी पदाधिकारी का मतलब एक साथ उस जानकारी को सभी लोगों को भी, तो परिपत्र। तो आप ये कह सकते हो सर शासकीय पत्र और परिपत्र दोनों एक ही हैं। तो हाँ, मैं ये कहूंगा लगभग एक ही हैं, छोटी सी चीज को छोड़। तो आपको अलग अलग फॉर्मेट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक जैसे ही देखने को मिले। यह है प्रति। इसके बाद ये आ जाएगा विषय। अब विषय बताइए, ये लेफ्ट है, राइट है या मिडिल है? ये लेफ्ट टू, ये तीनों जगह होगा, क्योंकि आप इतने में तो लिख ही नहीं सकते, आपको पूरी लाइन लेना होगा। ठीक है, कि विषय इस के कराने बाबत, ये हो गया। उसके बाद आता है संदर्भ। संदर्भ भी केवल लेफ्ट में, मिडिल में या राइट में? ये होगा लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आपका संबोधन। संबोधन आएगा आपका लेफ्ट साइड, उसमें आएगा आपका विषय वस्तु। विषय वस्तु भी कहां से आएगा, ये आएगा लेफ्ट टू राइट, फिर नीचे लेफ्ट टू राइट, फिर नीचे लेफ्ट टू राइट, ऐसा चलेगा। फिर आएगा संलग्नक। संलग्नक का मतलब होता है अटैचमेंट, अर्थात आप उस पत्र के साथ में कोई और दस्तावेज भेज रहे हैं तो आप यहां पर लिख दीजिए, स्टेपलर लगाइए, भेज। तो ये कहलाता है संलग्नक। किसी पत्र के साथ में उसके साथ सहायक दस्तावेजों को यदि भेजा जाए तो उसका जिक्र, उसका उल्लेख यहां पर किया जाता है। उसके बाद में उसके नीचे जो पत्र लिख रहा है, फिर से उसके हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पद, उसका विभाग, उसका शासन, उसका स्थान, ये सब नीचे लिखा। भवदीय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, हम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो हम भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहां पर संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपने एक चीज क्या देखी कि सब कैसा चल रहा है, बिल्कुल ब्लॉक वाइज चल रहा है कि कहां पर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इस तरीके। तो इसमें एक काम होता है कि जहां पर बिल्कुल सिस्टमैटिक रहे, एक स्केल रखिए, पूरा खींचिए और 3 भागों में बांट दीजिए, इतने इतने सेंटीमीटर, तो वो आपका हिस्सा बन गया। उस बिंदु के अंदर ही आपको चीजें लिखनी है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपका पत्र बिल्कुल सीधा आएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर में टाइप तो नहीं कर रहे हो। कंप्यूटर में टाइप करने पे पूरा रूलर रहता है, सारी चीजें रहती हैं, तो दिक्कतें नहीं जाती। ठीक है, एक बटन दबाओ सब सेट हो जाएगा। लेकिन इसमें तो नहीं होगा, तो इसमें फिर हमारे कहाँ का कंप्यूटर चलाना है, दिमाग का, क्योंकि हमें अपने फॉर्मेट को दिखाना है व्यवस्थित। ऐसा ना हो कि हम लिख रहे हैं विषय यहां से, संदर्भ लिख रहे हैं यहां से, और नंबर ही आपको किसके मिलने हैं। अब ये चीज मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो पूछना या देखना क्या चाहता है, प्रारूप। और यदि आपने कंटेंट अच्छा लग दिया और प्रारूप ही बिगाड़ दिया, नंबर चले जाएंगे। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ना, बस यही काम का है कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, ये ही आपको नंबर दिलाए। क्लियर है? बाकी और किसी को कोई डाउट है, इसके बाद में हम और ज्यादा देखेंगे। मान्यवर लिख सकते हैं बेटा, मान्यवर शब्द का प्रयोग सामान्यतः होता नहीं है, महोदय शब्द का प्रयोग होता है, तो महोदय ही रखिए।
हम्म, देखो सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं और आप केवल यही लिख सकते हो कि दस्तावेज संलग्न है, बस इतना इतना भी लिखा जा सकता है। इसमें दो तीन प्रकार के लिखे जाते हैं। कभी कभी जैसे आप विज्ञापन पत्र होगा तो विज्ञापन पत्र में परिशिष्ट शब्द आता है, तो परिशिष्ट में वो नंबर लिख के बताते हैं कि क्या क्या आपने अटैच किया। ठीक है, कहां से? नहीं नहीं, केवल इंग्लिश से ही करना। कीबोर्ड हाँ, ये वाला, हाँ ये हिंदी नहीं, यहां पर कीबोर्ड देखना है। देखो एमपीपीएससी, एक मिनट, ये वाला देखो एमपीपीएससी, इसमें डालो नोटिफिकेशन, एमपीपीएससी नोटिफिकेशन 2025। अब जैसे देखो, अब ये एक्चुअली हम नोटिफिकेशन इसको कहते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन ना होकर ये विज्ञापन पत्र है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट लेटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि आप देखोगे, अब कैसे होगा, पहले सेव करना पड़ेगा। हो जाएगा ये, ठीक है, इतने। देखो सबसे ऊपर देखो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर। ठीक है, ये क्या है, ये कार्यालय का नाम है। ठीक है, नीचे आप देखो विज्ञापन और दिनांक दोनों ने इस साइड कर दिया है। ठीक है, कभी कभी विज्ञापन पत्र में ये देखने को मिल जाता है, विज्ञापन क्रमांक और दिनांक। अब इसके बाद में पूरी जानकारी यहां पर हो गई। ठीक है, अब ये पत्र आप देखोगे ना कि कहां तक है। चलने दो, 18 नंबर पे हो, ये पूरी जानकारी इसमें जा रही, ये अभी पत्र ही है। ठीक है, देखो अब पत्र यहां खत्म हो गया, ये 10वें पेज से पत्र नहीं बचा, ये तो क्या बन गया, ये उसका महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर भाई साहब ने साइन किए, प्रबल प्रबल सिपाहा और सचिव, और पत्र खत्म हो गया। और देखो अटैचमेंट पे क्या है, परिशिष्ट, आयु सीमा की छूट, अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश, ये सारे के सारे आपको अब आगे मिलेंगे। जैसा आपने कहा था ना कि उल्लेख, हाँ तो उल्लेख भी किया जा सकता है, लेकिन यहां पर पत्र खत्म। यदि आप कहोगे कि पूरा का पूरा शायद 18-20 पेज होंगे, पूरा पत्र है, गलत है, यहां तक पत्र है 9 तक, क्योंकि यहां पर साइन हो गए। अब तो यहां से केवल क्या जा रहा है, परिशिष्ट जा रहा है। परिशिष्ट मतलब संलग्न, तो दस्तावेज उन्होंने अटैच किए हुए। ठीक है, तो पहली बात तो हम इसे नोटिफिकेशन बोल रहे थे, नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये नोटिफाई कर रहा है। नोटिफाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एकदम से सामने लेकर आना, वो हाँ। लेकिन ये जो प्रारूप है वो नोटिफिकेशन का नहीं है, ये किसका है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ, क्योंकि आप पूरा प्रारूप देखोगे, पूरा आपको इसका ही देखने को। हाँ, जो राजनेता है जो पत्र लिखते हैं भाई, वो आपके अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र नहीं होते और कार्यालयीन पत्र नहीं होते। ये और आप चीज समझ लीजिए, ये चीज मैं ऐड नहीं कर पाया था। ठीक है, जो एक राजनेता दूसरे राजनेता को पत्र लिख रहा है वो औपचारिक है ही नहीं, वो अनौपचारिक जैसा है। यदि सामने वाले व्यक्ति को वो करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा, वो संज्ञान में भी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन एक जैसे मान के चलिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा किसी सचिव को पत्र लिखा गया है,
तब वो बहुत पावरफुल है, वो शक्तिशाली है। लेकिन राजनेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, दादाजी, प्रभु जी, मान्यवर जी, काका जी, नहीं, वो कोई काम के नहीं। क्योंकि शासन और प्रशासन में फर्क है। शासन क्या कर रहा है? नीतियां बना रहा है, और प्रशासन उनका क्रियान्वयन कर रहा है। और सबसे शक्तिशाली जो है वो प्रशासन है, जो उनका क्रियान्वयन कर रहा है। आपने एक चीज सुनी होगी कि यार नेताजी ने ना उनको ट्रांसफर करा दिया। नेताजी ट्रांसफर नहीं कराते, नेताजी के सचिव ट्रांसफर कराते हैं। नेताजी के सिग्नेचर नहीं होते, नेताजी के सचिव के सिग्नेचर होते हैं। आ रहा है समझ में कुछ? आप कभी देखिएगा, यदि किसी का ट्रांसफर आप लेटर देखोगे तो उसके नीचे साइन जो है वो नेताजी नहीं करेंगे, गृह के अपने गृह मंत्री जी कर रहे हैं, नहीं। कौन कर रहे हैं? उनके सचिव कर रहे हैं। उनके पास ताकत है, बस उस ताकत का उपभोग कौन करता है? मंत्री करता है। ठीक है, जैसे अब हम कहेंगे ना कि यार भाई ताकत किसके पास है? राष्ट्रपति। लेकिन उनकी ताकत का उपभोग कौन कर रहे हैं? पीएम जी कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा इसी तरीके से चलता है। जो भी काम